शुरुआत हैंडीक्राफ्ट के बिज़नेस से हुई, क्योंकि जवाहरात के बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पहले 2 साल लग गए 1 लाख रुपए कमाने के अंदर। और ज्वेलरी डिज़ाइन का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ही नहीं। ज्वेलरी बिज़नेस के लिए आम्रपाली से ज़्यादा एप्रोप्रिएट नाम इंडियन हिस्ट्री में से कोई दूसरा नहीं निकल सकता। जयपुर मेरी जन्मभूमि है, इसको मेरी कर्मभूमि बनाऊं। बड़े बड़े ज्वेलर्स हमने देखे, बट ये किसी का विजन शायद नहीं रहा। हम वो ज्वेलर हैं जो हिंदुस्तान की आत्मा को जिंदा रखते हैं। अभी भी हम बहुत सारी मूवीज़ की ज्वेलरी बनाते रहते हैं। रिसेंटली बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए बनाई, मणिकर्णिका के लिए बनाई, रामलीला के लिए बनाई। तालीम बहुत बड़ी चीज़ है, तो जब तक आप एजुकेशन नहीं दोगे तब तक आप अपने हुनर को सुधार नहीं सकते। अगर आप पास हुनर भी है और आप पास तालीम भी है तो आपका विजन फ़र्क हो जाता है। मलीना ट्रम्प, शी वेयर्स आम्रपाली ज्वेलरी। जब तक आप बेस्ट ऑफ इंडिया बाहर लेके नहीं जाओगे, आप अपने देश के बारे में इज्जत नहीं कमा पाओगे। और जो आँख कान रखते हैं तस्वीर की तरह, उनसे तबाहियों पर सवालात क्या करें। मेहनत खामोशी से करो और सफलता शोर मचा दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेगेसी सीरीज ऑफ स्विच टॉक पॉडकास्ट। ये कोई आम पॉडकास्ट नहीं है, ये सफ़र है उन लोगों के साथ जिनकी ज़िंदगी खुद एक तजुर्बा है, एक मिसाल है, जिनकी सोच, मेहनत और लेगेसी ने सोसाइटी को टच किया है। ये कोशिश है उन कहानियों को सामने लाने की जो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं बल्कि डायरेक्शन भी देती हैं। लेगेसी सीरीज़ उन आवाज़ों का एहतराम करती है जो कैमरों से दूर रहीं लेकिन असर छोड़ती चली गईं। आज के एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिज़नेस की दुनिया ने आपको आम्रपाली के ज़रिए पहचाना और समाज ने एक सोशली रूटेड इंसान के तौर पर सराहा। मिस्टर राजीव अरोड़ा, सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। आप ना सिर्फ एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं बल्कि एक कल्चरल एम्बेसडर भी हैं और बहुत ही कमिटेड हैं सोशल वर्क के लिए। आपने हैंडीक्राफ्ट और आर्टिजन्स को ग्लोबल पहचान दी और खुद एक ब्रिज बने विरासत और इनोवेशन के बीच। नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन बट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और फिक्रमंद सिटीज़न भी हैं। आपकी सोच में मिट्टी की खुशबू है और दिल में समाज की बेहतरी का जज्बा। तो सर, शुरू करते हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आम्रपाली जूल्स की स्थापना करके जो आपने इंडियन ज्वेलरी को ग्लोबल लग्जरी मार्केट में पहुँचाया, इसका विजन क्या पहले से आपने सोचा या ये ग्रेजुअली बढ़ता गया? देखिए, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। बीए करा मैंने ऑनर्स के अंदर। पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए करा और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं और भगवान की दया से, ईश्वर की अनुकंपा थी, पढ़ाई में अच्छे खासे नंबर आते थे, टॉप करता था मैं हमेशा। लेकिन जब मैंने मेरा एमए पास करा, मैं 19 वर्ष का था, तो उस वक़्त आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 21 साल की उम्र होती थी। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एमबीए करा जाए। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता था। उसके अंदर एक सिलेक्शन होता था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू। उस पूरे देश के लोग भाग लेते थे, क्योंकि राजस्थान में शायद इकलौता एमबीए का कोर्स था। 24-25 बच्चे लिए जाते थे और ज़्यादातर उसमें से लोग या तो साइंस, इंजीनियरिंग या कॉमर्स के बैकग्राउंड के होते थे। मैं राजनीति शास्त्र और इतिहास का विद्यार्थी था, तो मैंने 2-3 महीने कोचिंग ली कि मुझे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आएँ, इंग्लिश में थोड़ा पारंगत हूँ, और उसके बाद एग्ज़ाम दिया और अच्छे नंबर से पास हो गए तो एमबीए में एडमिशन मिल गया। उस जैसा आपको शायद पता है कि मैं कॉलेज टाइम से राजनीति के अंदर सक्रिय था। राजस्थान कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद इमरजेंसी लग गई तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ अध्यक्ष बनाए थे अलग अलग चीज़ों के, तो मुझे सोशल सर्विस का अध्यक्ष बनाया गया। तो वो एक सिलसिला संग संग चल रहा था।
तो मेरी इच्छा थी कि जयपुर मेरी जन्मभूमि है, इसको मेरी कर्मभूमि बनाऊं। और मैंने पढ़ाई करते करते ही, क्योंकि पूंजी ज़्यादा थी नहीं, मेरे पिताजी वकील थे, चाचा जी डॉक्टर थे, दादाजी मेरे हिंदुस्तान के फर्स्ट बैच के एमबीबीएस में से एक थे। 1921 के अंदर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ चले गए थे वो। तो एक प्रोफेशनल्स की फैमिली से आता था जिन्होंने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैंने सोचा कि जब मेरे को व्यापार करना है, तो मेरे एक मित्र थे राजेश अजमेरा, हम दोनों ने निर्णय लिया कि अपने परिवार वालों से मदद नहीं लेंगे, खुद बिजनेस करेंगे। इसकी बड़ी एक अच्छी कहानी है, मेरे को लगता है कि आपके संग शेयर करनी चाहिए। जब मैं बीए में मेरा एडमिशन हुआ, मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था जो कि आरपीएस ऑफिसर थे। उनकी डॉक्टर का सिंडिकेट बैंक के अंदर नौकरी लग गई। तो वो मेरे पास आई कि भैया आप एक अकाउंट खुलवा लो आप मेरे पास बैंक के अंदर। मैंने कहा मुझे 25 रुपये महीना मिलती है पॉकेट मनी, मैं क्या सेव करूँगा। उन्होंने कहा जो सेव करना चाहो। तो मैंने कहा अगर मैं 10 रुपये महीना हर महीने निकालूं तो क्या तरीका है। तो एक रेकरिंग डिपॉजिट होता है, तो सिंडिकेट बैंक में हम 10 रुपये जमा कराते थे जाके। तो ये मेरी पढ़ाई बीए तक मैंने 3 साल पैसे जमा कराए, 360 रुपये इकट्ठे हो गए। जब व्यापार करने की सोची तो हम सोचा पैसे कहाँ से लेके आएँ। एक तो संकल्प ले रखा था कि पिताजी से पैसे मांगने नहीं है। तो हमने कहा कि अपने बैंक जाते हैं, बैंक में से हम उसको अपना इनकेश कराते हैं। तो 392 रुपये मिले, 392 रुपीज़ हमारे पास आ गए उससे। और उससे मैंने पहले लकड़ी के ऊपर तारकशी का काम होता है, उस कारीगर से कुछ सामान खरीदा और दिल्ली जाके सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम होता है, उसको मैंने बेचा। उनको क्वालिटी बहुत पसंद आई। तो शुरुआत हैंडीक्राफ्ट के बिज़नेस से हुई, क्योंकि जवाहरात के बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और मैंने ऐसा भी मौका मिला कि एक हफ्ते में 4-5 बार मैं बस के द्वारा या पिंक सिटी एक्सप्रेस के द्वारा दिल्ली गया और सामान बेच के वापस आया। तो ये एक मेहनत का समय था। शायद पहले 2 साल लग गए 1 लाख रुपए कमाने के अंदर। और उसके बाद पहले तो मैं मेरे दोस्त के घर पे ऑफिस बना रखा था, चमेली मार्केट में सबसे सस्ती हमको दुकान मिल सकती थी, वहाँ पे एक दुकान ली, दुकान शुरू करी। और उसके बाद अगर आपका सोच है तो बहुत कुछ संभव है। उस वक़्त धीरे धीरे हम लोग हैंडीक्राफ्ट से पेंटिंग में आए, पेंटिंग से कपड़ों में आए। पुराने कपड़े लेके मेरे पास गुजराती लोग आते थे, वो एक बार पुरानी ज्वेलरी लेके आए। तो मैंने कहा कि इसका क्या करा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक नई लाइन है, आप शुरू करके देखो। तो मैंने सोचा कि जैसे एक नेकलेस है जिसमें अगर 10-11 पेंडेंट लगे हुए हैं, तो उनको अगर मैं डिसमेंटल करके उनको 5 पेयर ऑफ ईयरिंग्स में कन्वर्ट कर दूं तो 5 जोड़ी ईयरिंग के बन जाएंगे, एक पेंडेंट बच जाएगा। इस तरीके से एक शुरुआत करने की सोची। और जो मैंने अपने हाथ से खुद मैं ईयरिंग नेकलेस डिज़ाइन करता था, बनाता था, क्योंकि एक ही आदमी के पास काम करने वाला था। हम ही ऑफिस खोलते थे, ऑफिस बंद करते थे। और ज्वेलरी डिज़ाइन का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था ही नहीं। हमको तो समाज सेवा करनी आती थी। उससे पहले जब मैं पढ़ता था तो मैं 3 साल तक मैंने कच्ची बस्तियों में जाके प्रौढ़ शिक्षा लोगों को सिखाई है। शाम को रोज जाके क्लास लेता था कि अब हस्ताक्षर कैसे करो, सिग्नेचर कैसे करो। तो एक साक्षरता अभियान शुरू करा था हमने। तो मेरा रुचि रचनात्मक कार्यों के प्रति थी, लेकिन हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मुझे था कि राजस्थान में इतनी धरोहर है, इतनी हमारा कल्चर है, रिच कल्चर है, इसका उपयोग करना चाहिए। और शुरू से ही जब मैंने सिल्वर के सामान बनाया, लोगों ने अप्रिशिएट करा कि चमेली वाला मार्केट जैसी जगह में डिम्पल कापड़ या रेखा जी, रीना रॉय ऐसे स्टार्स आने लग गए। वो सामान देखने के लिए कोई दूसरा जना ऐसी क्रिएशन करता नहीं है। और हमने कहा कि हम एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे।
एक्सपोर्ट पे पाबंदी थी, गोल्ड कंट्रोल एक्ट था, चांदी आप एक्सपोर्ट करने जाओ तो कस्टम्स में बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता था कि ये इंटरनेशनल प्राइस से 33% हायर है। तो मेरा पढ़ाई का बैकग्राउंड काम आया। जो ट्रेडिशनल लोग थे, सराफे का बिज़नेस करते थे, वो हिम्मत नहीं करते थे जाके ऑफिसर से बात करना, डिक्लेरेशन देना, इनवॉइस बनाना, और वो काम शुरू हुआ। पहले साल का टर्नओवर एक्सपोर्ट का 30-40 हज़ार रुपये का होगा। और मुझे आज आपको बताते हुए खुशी है कि हम 12 वर्षों से इस देश में फैशन ज्वेलरी में हाईएस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड हमको मिलता है। तो जो आम्रपाली की शुरुआत हुई, उसने बहुत सारे लोगों को प्रेरित करा, बहुत सारे लोगों को सिखाया। मतलब ये कोई सोच नहीं सकता सर कि ये फर्स्ट जनरेशन का एक ब्रांड है आम्रपाली। आज तो एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, हम तो जानते नहीं थे एंटरप्रेन्योर क्या होता है। जब क्या है, जो सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर्स का ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, उसकी जयपुर में स्थापना हुई, तो मैं भी उसमें जुड़ा हुआ था। तब हमको मालूम पड़ा कि जो हम काम 40 साल पहले कर चुके हैं उसको लोग आज कर रहे हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन एक स्वाभाविक रूप से अगर आपके अंदर इच्छा हो, जो आप सीखो, दूसरों के संग शेयर करो, जानकारी दो, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो सर ये मतलब बहुत ही कमाल की बात लगी मुझे कि ये फर्स्ट जनरेशन ब्रांड है आम्रपाली। मतलब इट्स समथिंग दैट द जनरेशन्स मस्ट लर्न कि किस तरह से बिना इस फील्ड में बैकग्राउंड के, बिना इनिशियल कैपिटल के आपने इतना बड़ा एम्पायर, इसको कहा जा सकता है, वो खड़ा कर दिया। क्योंकि आज ग्लोबली मैं कई कंट्रीज़ में जब जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि एयरपोर्ट्स पर आम्रपाली, या खान मार्केट में अपने दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट पर, हर जगह आम्रपाली देखते ही बड़ा एक गर्व हमें भी महसूस होता है कि ये हमारे जयपुर का आपका ब्रांड है। सो सर इसका नाम आम्रपाली किस वजह से रखा है? इसमें कोई फिलोसॉफिकल या कोई हिस्टोरिकल कॉनोटेशन है? जब हम सोच रहे थे कोई नाम रखें, तो आम्रपाली एक ऐसा करेक्टर है इंडियन हिस्ट्री का, जो एक मैंने किताब पढ़ी थी, नॉवल वैशाली की नगर वधू, आचार्य चतुर्सेन की किताब थी। उसके बाद आम्रपाली करके मूवी भी आई। तो ये जो वैशाली की नगर वधू थी, उसका नाम आम्रपाली था। जो आम्रपाली का मतलब है जो कि एक मैंगो ग्रूव के अंदर बच्ची पली हो, आम के झुंड ने जिसको पाला हो, आम के पेड़ ने पाला हो, इसलिए वो आम्रपाली है। तो किसी को बच्ची मिली आम के पेड़ों के अंदर, और वो नृत्य कला में बड़ी पारंगत हो गई। शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो टैलेंटेड, द होल सिटी ऑफ वैशाली वांटेड टू मैरी हर। तो वहाँ की जो वैशाली उस ज़माने का पहला गणराज्य था, रिपब्लिक की जो हम बात करते हैं, उन्होंने तय करा कि वैशाली के अंदर कोई आम्रपाली से शादी नहीं करेगा। तो उसको नगर वधू का नाम दिया कि वो वैशाली की प्रॉपर्टी है, न कि किसी एक इंडिविजुअल की। तो शी वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। और जब भगवान बुद्धा पहली बार वैशाली आए, उससे पहले उनका संघ था। संघ होता है जब महात्मा जाते हैं, उनके संग उनके शिष्य जाते हैं, उसको संघ बोलते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो संघ था उसके अंदर खाली पुरुष थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी महिला को शामिल करूं। तो वो जो सन्यासी जो स्वरूप है ख़त्म हो जाएगा, लोग गृहस्थ की तरह हो जाएंगे। लेकिन जब वो आम्रपाली से मिले पहली बार, तो इससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको अपने संघ में शामिल कर लिया। तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो शी वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, ब्यूटी एंड इंटेलेक्ट। आज हम मिस वर्ल्ड में क्या करते हैं, मिस यूनिवर्स में क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि वो सुंदर भी हों लेकिन बुद्धिमान भी होने चाहिए, आपके जजों के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। मैं खुद फेमना मिस इंडिया का कई साल तक ऑफिशियल ज्वेलरी डिज़ाइनर रहा, तो मैंने इसको देखा है। जब मैंने नाम रखा था तब मुझे सपना भी नहीं था, इल्म भी नहीं था कि ये वुमेन ऑफ सब्सटेंस की बात हो रही है। मुझे लगा कि आम्रपाली जो कैरेक्टर है वो इतना अच्छा है, और जब शुरुआत करी जो नाम रखा था वही आज तक है। तो और जब तक मैं ज्वेलरी के बिज़नेस में भी नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से
ज्वेलरी बिजनेस के लिए आम्रपाली से ज़्यादा एप्रोप्रिएट नाम इंडियन हिस्ट्री में से कोई दूसरा नहीं निकल सकता। और वो उस वक्त की सद्बुद्धि थी, वो नाम रखा गया, लोगों ने उसको सराहा। और अब तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज़ ए प्रिंसेस इन एवरी वुमन। तो अगर आप आम्रपाली की ज्वेलरी पहन लो तो आप खुद को अपने को राजकुमारी से कम नहीं समझोगे। तो ये इसकी शुरुआत तब से हुई है। बहुत बढ़िया सर। तो आप सर खुद क्राफ्ट्समैन नहीं रहे, बट और ना ही ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स किया, तो ये कैसे जुनून आया कि इंडियन जो विरासत है एक तरह से उसको रिवाइव किया जाए, नॉट जस्ट कमर्शियली बट एक कला के रूप में भी? देखिए, पहले जो मैंने कुछ वर्षों तक काम करा ज्वेलरी के बिज़नेस में, हैंडीक्राफ्ट वाला छोड़ दें, उसमें तो आर्ट होती है, वो हमने सोचा कि हम खाली वन ऑफ ए काइंड पीसेस बनाएंगे। वन ऑफ ए काइंड पीसेस, एक पीस बनेगा क्योंकि पुराना ज्वेलरी जैसी आएगी उसको बनाएंगे। तो आपके लिए मैंने नेकलेस बना दी, आपके लिए ब्रेसलेट बना दिया, आपके लिए ब्रोच बना दिया, जैसा पीस मुझे मिला उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। वो मेरी जो पढ़ाई मेरी थी उसका बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि मैंने MBA करा और स्पेशलाइजेशन करा मार्केटिंग में। और मार्केटिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिखाई जाती है वो ये होता है कि अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइन बनाओ और वो जनता को पसंद आए तो स्किम द क्रीम, मतलब दूध पे से मलाई आपको खानी है। मतलब सबसे पहले उसको बना के मार्केट में फ्लड करना है, क्योंकि बाद में तो लोग उसकी कॉपी करेंगे। तो जो उसके पैसे बनाने हैं आप शुरू में खुद बनाओ। और मैंने पढ़ा था उसके बिल्कुल अपोजिट करा। मैंने कहा मैं वन ऑफ ए काइंड पीस बनाऊंगा कि मुझसे जो भी ज्वेलरी खरीदेगा वो किसी शादी में जाएगा, किसी पार्टी में जाएगा, किसी रैंप पे जाएगा, किसी मूवी में जाएगा, तो दूसरा जरा पहने हुए नहीं मिलेगा वैसा पीस। तो हम तो वन ऑफ काइंड पीस बनाते थे, तो पुरानी ज्वेलरी को लेके हमने चीज़ें बनाई और वो इतनी पॉपुलर हो गई कि जब मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला तो लोगों ने कहा कि इसकी हमको मल्टीपल पीस चाहिए। तब हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए कि जब हमको उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चूरू है, रतनगढ़ है, बाड़मेर है, जोधपुर है, अजमेर है, इस प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न गांव में जो सिल्वर स्मिथिंग का काम करते थे, उन्होंने हमारे बनाए हुए डिज़ाइंस की कॉपी बनानी शुरू कर दी। पहले मेरे लिए बनाते थे, फिर जो मैं रिजेक्ट कर देता था या मैं कहता था मेरे को नहीं चाहिए, तो ओवरफ्लो और भी लोगों को मिला और हमने इसको दुनिया में इंट्रोड्यूस करा। जो आज ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर ज्वेलरी के नाम से जो चीज़ प्रसिद्ध है, वो किसी तरीके से एक आम्रपाली की देन है उस ज़माने के अंदर। और फिर मेरे पास पहली तो स्कूटर था, फिर कुछ दिनों बाद मैंने मारुति गाड़ी खरीदी और मारुति गाड़ी से मैंने पूरे राजस्थान, गुजरात, गांधीनगर, भचाऊ, घीसा, लिम्बड़ी, जो जो जगह होती हैं गांव में गया, लोगों की ज्वेलरी देखी, कलेक्ट करी। उसमें से जो चीज़ें मुझे लगी कि ये शायद दोबारा नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक जब कोई अकाल पड़ता है या घर में शादी होती है तो लोगों के दिमाग में आता है कि हम अपनी पुरानी ज्वेलरी को बेच के नई ज्वेलरी बना लें, या पुरानी ज्वेलरी को बेच के जब ज़माना अच्छा नहीं है, फसल नहीं हो रही है, तो उससे अपना जीवन यापन करें। तो मुझे लगा कि इस कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने उनको कुछ रखना शुरू कर दिया मेरे पास और उससे म्यूज़ियम भी शुरू हुआ, तो ये कलेक्शन भी हुआ और मेरे लिए इंस्पिरेशन भी मिली उससे। सर, ये जो म्यूज़ियम की बात है, ये कब आपके दिमाग में आया कि इस तरह का एक म्यूज़ियम भी बनाया जाए? बिकॉज़ बड़े बड़े जूलर्स हमने देखे, बट ये किसी का विजन शायद नहीं रहा। मतलब मैं मानता हूँ कि मैंने जो पहले म्यूज़ियम, ज्वेलरी म्यूज़ियम के बारे में सुना, वो आम्रपाली म्यूज़ियम के बारे में ही सुना। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी। I can say with guarantee, no other museum has more than 4,500 pieces of rural, tribal, royal jewelry, folk jewelry। तो ये बहुत पैशन की वजह से कलेक्ट हुआ। और घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल काम था जब आप खुद एक ग्रोथ की ओर अग्रसर हो, आप संघर्ष कर रहे हो खुद कमाने के लिए। उस वक़्त इस
टेम्पटेशन को रोकना कि आपसे कोई बायर चाहता है कि मैं एक पीस खरीद लूँ आपसे, आप ज़्यादा दाम में दो, और मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि इसको तो मैं आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए रखना चाहता हूँ, जो डिज़ाइनर्स बनेंगे उनके लिए करना चाहता हूँ। शुरुआत तो तभी हो गई थी, लेकिन लगभग 25 साल पहले जो हमारा कलेक्शन था उसको एक यूके की सोसाइटी शीशा, जो साउथ एशियन एथनिक ग्रुप के संग काम करती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोगों के साथ, उन्होंने उस कलेक्शन को देखा और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इसको आप हमें लोन पे दो, हम इसको 6 डिफरेंट म्यूज़ियम्स में यूके के डिस्प्ले करेंगे और उस पर किताब निकालेंगे। तो उस पर पहली किताब निकली चंद्रिका द सिल्वर ऑर्नामेंट्स ऑफ इंडिया। चंद्रिका मीन्स चांद की जो रोशनी होती है उससे चंद्रिका कहते हैं, और चांदी उससे ही बनी है, चांदी जो वर्ग है। तो ये एक दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम है, क्राफ्ट्स म्यूज़ियम, उसके माध्यम से हमने सामान बाहर भेजा और 6 डिफरेंट म्यूज़ियम्स में डिस्प्ले हुआ, उस पर किताब निकली। तो जब उनको हमने सामान भेजा तो उसकी हमको उस पर रिसर्च करनी पड़ी, हमको डिस्क्रिप्शन बना के देना पड़ा, उसकी नंबरिंग करनी पड़ी, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ा। तो लगा कि जब ये दुनिया के लोग म्यूज़ियम में रखना चाहते हैं तो हम जयपुर को ऐसी क्यों नहीं एक चीज़ दें जिसको देखने के लिए लोग आएँ। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि जो बच्चे निफ्ट में पढ़ते हैं, एनआईटी में पढ़ते हैं, वो भी आगे इनको देखें, इससे इंस्पायर हुए और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के अंदर हिंदुस्तान का जो 5000 वर्ष का इतिहास है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उसके बारे में लोगों को जानकारी हो सके। तो सर, इन एन एरा ऑफ फास्ट फैशन एंड मास प्रोडक्शन, आपने कैसे ये टेम्पटेशन को कंट्रोल किया कि यार हमें वो इंडिविजुअलिटी, वो डिज़ाइनर आर्ट जो है कि भाई हम वन ऑफ इट्स काइंड पीसेस बनाएंगे, ये कब तक और कैसे आपने अपना टेम्पटेशन को कंट्रोल किया सर? नहीं, तो अभी भी चालू है। अभी भी एक सेक्शन हमारा ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो वन ऑफ अ काइंड होती हैं, जो स्पेशल होती हैं। तो आम्रपाली के बहुत सारे बहुआयामी हैं। मेरे ख्याल से हम ओनली ज्वेलरी कंपनी होंगे जो $4, $5, $10 का सामान बना के भी एक्सपोर्ट करते हैं। फैशन ज्वेलरी होती है, फिर हम सिल्वर ज्वेलरी बनाते हैं जो आपने देखी है, हम गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं। जयपुर प्रेशर स्टोन्स की मंडी है, एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर यहाँ पे काटे जाते हैं। हीरे की पोल्की का काम होता है, कुंदन मीने का काम होता है, उसकी ज्वेलरी भी हम बनाते हैं। तो हर पॉकेट को सूट करने वाला और हर टेस्ट को सूट करने वाला, हर ओकेजन को सूट करने वाली आप ज्वेलरी बनाओ, तो तब आपको पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में लोग जान पाएंगे। जैसे मैंने ऑस्कर्स के लिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण हॉलीवुड के स्टार्स हैं, एंजेलिना जोली है, हेली बेरी है, लूसी लू है, मेगन फॉक्स है, ड्रू बैरीमोर है, उन सब के लिए ज्वेलरी बनाई है। तो यहाँ पे मैंने बताया मिस इंडिया के लिए काम करा, और ऐश्वर्या राय, ज्ञाना हिगन्स, जुक्ता मुखी, उनके लिए, और बहुत सारी मूवीज़ के लिए भी ज्वेलरी बनाई है। और अभी भी हम बहुत सारी मूवीज़ की ज्वेलरी बनाते रहते हैं। रिसेंटली बाहुबली पार्ट 1, पार्ट 2 के लिए बनाई, मणिकर्णिका के लिए बनाई, रामलीला के लिए बनाई। तो इससे जो आपको चैलेंज मिलता है, कोई पीरियड फिल्म होती है, कोई एक नया दृश्य होता है जिसके लिए आपको तैयार करना पड़ता है, तो आपको बहुत कुछ मौका मिलता है काम करने का। इसलिए बहुत सारे जो यंग डिज़ाइनर्स हैं, दे वांट टू वर्क विद अस, क्योंकि मैं उनको ये नहीं बोलता कि आपको एक ऐसी अंगूठी बनानी है जिसमें एक पन्ना लगाओ, 2 हीरे लगाओ, दाम उसके $99 होना चाहिए, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ आपके जितना दिमाग, जो सपना है आपका, जिस ऊंचाई तक उड़ाना चाहो, अपने दिमाग को उड़ाओ और ऐसी चीज़ क्रिएट करो कि जो यूनिक हो, जो 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 डिफरेंट हो। तो ये बहुत ज़्यादा पैशन ड्रिवन बिजनेस है, और मेरे संग जो लोग काम करते हैं वो भी बहुत पैशन ड्रिवन हैं। अगर यहाँ के इतने अच्छे कारीगरों का मेरे को साथ नहीं मिलता तो संभव भी नहीं हो पाता कि जिस स्किल पर हम लेके जा रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है जो चल रहा है, इवोल्यूशन है, रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, गलतियों से सुधार होना चाहिए, वो करने की कोशिश करते हैं।
सर आपने आर्टिजन्स और कारीगर जितने होते हैं उनके साथ कई दशक बिता दिए अब तो आपको नहीं लगता आज भी उनकी जो आर्ट है, जो इज्जत या इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू अगर हम देखें तो वो कम आंकी जाती है जितनी उनका हुनर है उसके मुकाबले? नहीं, पिछले कुछ वर्षों में फ़र्क हुआ है। जब मैंने काम शुरू करा था, मैं गांव में जाता था, तो वो सोनी जो है, सुनार है, वो बोलता था कि सर मेरा तो बच्चा इसे काम करना नहीं चाहता, वो वाइट कॉलर जॉब करना चाहता है, वो चाहता है उसको बैंक में नौकरी लग जाए, उसे सरकारी नौकरी लग जाए। और बोलते थे कि आप तो खुद आरटीजीसी के चेयरमैन रह चुके हो, होटल कॉरपोरेशन का चेयरमैन था मैं, आप इसको कहीं लगा दो। मैं उनको कहता था कि जब मैं चेयरमैन आरटीजीसी था, सरकार ने कोई सब नौकरी पे बैन लगा रखा था, मैं एक जने को रोज़गार नहीं दे पाया। और उसी साल मैंने एज ए एंटरप्रेन्योर 780 लोगों को रोज़गार दिया। तो मेरे लिए कौन सा काम ज़्यादा यूज़फुल हुआ? समाज के लिए तो काम ज़्यादा यूज़फुल हुआ जहाँ पे इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर लोगों को रोज़गार दे पा रहे हैं। लेकिन समय के संग जो कला को समझते हैं, जिन्होंने नई तकनीक को अपनाया, जिसने अपनी समृद्ध कला को जो उनके माता पिता, उनके दादा दादी करते थे, उसको और बढ़ाया, उनकी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। जो लोग के पास कच्चे घर थे वो पक्के मकान में रहते हैं, जो मेरे पास साइकिल से काम करने आते थे आज स्कूल के मौके से कार के अंदर काम लेने के लिए आते हैं। ऐसी बात नहीं है। और मैं खुद बाद में रासिको का चेयरमैन रहा, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, तो हमने देखा है सरकार की योजनाएं भी आई हैं, आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। लेकिन तालीम बहुत बड़ी चीज़ है, तो जब तक आप एजुकेशन नहीं दोगे तब तक आप अपने हुनर को सुधार नहीं सकते। लेकिन आपने अगर बीए एमए कर लिया है, उसके बाद आप सोचो कि मैं ये काम नहीं कर सकता हाथ का हुनर, तो ये भी गलत बात है। आपको अगर आप एक्सपर्ट हो तो आज की तारीख में कदरदान है। एक पेंटर पेंटिंग बनाता है जो 50-100-200 रुपये की बिकती है, और उसमें से एक चित्रकार निकल जाता है जिसकी पेंटिंग लाखों रुपए के अंदर बिकती है। तो आपको खुद को बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए आपके ऊपर, सीखने की तमन्ना होनी चाहिए। और जो आँख कान रखते हैं तस्वीर की तरह, उनसे तबाहियों पर सवालात क्या करें। तो आपको आँख कान तो हमेशा खुले रखने पड़ेंगे। जो ज्ञान आपको मिले उसको ज्ञान को आप लो, आप सुधारो, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। अच्छा काम करने के लिए अच्छी फैक्ट्रियों में जो मास्टर क्राफ्टमैन, उनकी कमी है, उसमें पोचिंग होती है। आपके क्राफ्टमैन को पकड़ दूसरे लोग ले जाते हैं और अच्छी तनख्वाह देते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप एक्सीलेंस की तरफ बढ़ोगे तो आपके पास कमाई है, और अगर आप पुराने घेरे पे चलते रहोगे तो फिर निश्चित रूप से उसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। यह आपने सर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स या जो यूथ है, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि तालीम कितनी ज़रूरी है, जैसा सर ने भी बताया। और मुझे लगता है कि उस ज़माने में जो ज्वेलरी में जनरेशन्स से थे, वो लोग भी, अगर सर जिस तरह से उस ज़माने में MBA कर लिया सर ने, मार्केटिंग सीखी और उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस में, इसलिए इस लेवल पे आज आ पाएँ। तो तालीम की इम्पोर्टेंस आज भी सर बता रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है कि आपको सिर्फ हुनर से काम नहीं चलेगा। अगर आप तालीम भी हासिल करते हैं और फिर उस हुनर को आगे ले जाने के लिए प्लान करते हैं, देन यू कैन गो ग्लोबल। तो सोने में सुहागा है। हाँ, क्योंकि अगर आप पास हुनर भी है और आप पास तालीम भी है, तो आपका विजन फ़र्क हो जाता है। मैं जब पहली बार विदेश गया और मैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के पास गया, हिंदुस्तान में सारे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को जयपुर लेके आया मैं। गैलरी लफायत पेरिस का, ला प्रेंटों, लेबो मार्शे, स्विट्जरलैंड का ग्लोबस, बैंक ऑफ हॉलैंड का। तो कोई दिन उनको जाके इनवाइट करने वाला होना चाहिए, बताने वाला होना चाहिए, हम आपके लिए चीज़ें बना सकते हैं, हम क्वालिटी कंट्रोल को समझते हैं। उससे पहले लोग कहते थे कि जो हिंदुस्तान का सामान है वो लो क्वालिटी का जाता है, आपकी इज्जत नहीं थी। आज IT की फील्ड में हम इतने आगे बढ़ गए, पूरी सिलिकॉन वैली के अंदर कितने हिंदुस्तानियों की इज्जत है, बड़े बड़े हिंदुस्तानी कॉरपोरेशंस को हेड कर रहे हैं आज की तारीख के अंदर। मैं तो हमेशा बोलता था कि जो निर्यातक है
हम तो सामान लेके एक दुकान से दूसरी दुकान घूमते थे। एक्सपोर्टर का मतलब मैं लोगों को हमारे कम्युनिटी में बोलता था कि जो एक पोर्टर की तरह है, सामान लेके घूम रहा हो, एक्सपोर्टर हो जमाने में। फिर बाद में मैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स का अध्यक्ष बन गया, आज भी हूँ मैं। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि जब तक आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक आप बेस्ट ऑफ इंडिया बाहर लेके नहीं जाओगे, आप अपने देश के बारे में इज्जत नहीं कमा पाओगे। और हम लोग जो हैं, मैं अगर विदेशी सैलानियों से डील करता हूँ, हिंदुस्तान के सैलानियों से भी करता हूँ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वी आर एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री। मेरा व्यवहार, मेरा तरीका, मेरा तौर तरीका, मेरी तहजीब, मेरा काम करने का तरीका, मेरी प्रोडक्ट बताती है कि हिंदुस्तान के अंदर कितना हुनर है, कितनी हमारे पास कल्चर है, कितनी हमारे पास धरोहर है। ज़रूरी इस बात की है कि हम जो अतीत की हमारी नींव है उसके ऊपर भविष्य की इमारत, बुलंद इमारत रखें। तो ये अतीत के ऊपर भविष्य का निर्माण ये हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमको वेस्ट से अगर मुकाबला करना है तो हम तभी कर सकते हैं कि जब हम अपनी पुरानी धरोहर को जिंदा रखें, उसको यूज़ करें, उससे हम एलिमेंट्स लें। मैं आज भी जो डिज़ाइन करता हूँ वो दुनिया में किसी भी कपड़े के संग आप पहन सकते हैं। दे आर वेरी यूनिवर्सल, लेकिन देयर DNA इज़ वेरी वेरी इंडियन। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सभ्यता, संस्कृति, जो मंदिर, मस्जिद, किले, हमारे पास जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट हैं, जो हमारे पास एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में, वो सब इंस्पायर करते हैं हमें डिज़ाइन करने के अंदर। तो उसको दिखाना, और भारत विश्व गुरु रहा है और निश्चित रूप से आगे भी विश्व गुरु बनेगा, ये हमारे ऊपर और आने वाली जनरेशन के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और जिम्मेदारी भी है सर अब हमारी। तो सर ये थोड़ा सा इस पे भी बताएं कि किस तरह से आप एक बड़े इंडियन ब्रांड बनने के बाद हाउ डिड यू गो ग्लोबल, और आज किस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे मैं देखा है मैंने न्यूयॉर्क या लंदन में भी आपकी प्रेजेंस है, पेरिस में है, तो ये किस तरह हुआ सर? नहीं, पहले तो यहाँ कस्टमर आते हैं, वो लेके जाते हैं, लेकिन कई बार आपको जो रिकग्निशन मिलता है, सेल्फ्रिजेस करके एक बहुत बड़ा स्टोर है लंदन के अंदर, वो एक बॉलीवुड के ऊपर एक इवेंट करना चाहता था कि 24.5 डेज ऑफ बॉलीवुड। तो अमिताभ बच्चन उसको इनॉग्रेट करने वाले थे, और वो हिंदुस्तान से कई डिज़ाइनर्स को लेके जाना चाहते थे कि वहाँ एक महीने के लिए 25 दिन के लिए एग्जीबिशन लगाएं। और वो एक ऐसे ज्वेलरी डिज़ाइनर को ढूंढ रहे थे जो बॉलीवुड के संग काम कर चुका हो। और जब सेल्फ्रिजेस को डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स भी आती हैं, और शेखाएँ भी आती हैं अरब देशों की। तो हर पॉकेट को सूट करने वाला ज्वेलरी जिसके पास हो, तो उन्होंने सैकड़ों ज्वेलर्स को देखा, मिले, उन्होंने आम्रपाली को पसंद करा। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे एक महीने के लिए आके आप हम आपको जगह देंगे, आप शॉप लगाओ। हमने वो लगाया एंड दे वर सो हैप्पी विद अस। उन्होंने हमसे कहा कि आपको हम 1 साल के लिए दे देते हैं, और फिर वो 10 साल हो गई। और फिर ऐसे ही हैरिक्स करके दूसरा डिपार्टमेंट स्टोर है, 100 साल के हैरिक्स के इतिहास में किसी इंडियन ज्वेलर को वहाँ जगह नहीं मिली फाइन ज्वेलरी रूम में जहाँ आम्रपाली रहा। तो ये एक समय के संग जैसे जैसे लोग पसंद करते हैं। जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आए यहाँ पे तो उनके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स हम लोगों ने बनाई। जब ओबामा आए तो उनके लिए बहुत सारी गिफ्ट बनाई। मलीना ट्रम्प, शी वेयर्स आम्रपाली ज्वेलरी। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज जो यहाँ के राज परिवार से हैं यूके के, व्हेन शी केम टू इंडिया शी वाज वेयरिंग हर फेवरेट ज्वेलर आम्रपाली। तो ये जो आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, दुनिया की बड़ी मैगजीन्स, न्यूयॉर्क टाइम्स आपके बारे में लिखता है, फाइनेंशियल टाइम्स लिखते हैं आपके बारे में, तो ये एक तरीका है कि आप कैसे इसके संग ग्रूम हो सके। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि आप कोई भी चीज़ सब स्टैंडर्ड नहीं दे सकते, और हर बार लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके और ज़्यादा वाव प्रोडक्ट होगा। वाव जो फीलिंग होनी चाहिए ना, वो इम्पोर्टेंट है। सर एक बार वापस मैं म्यूज़ियम से इतना मेस्मराइज हुआ मैं देखकर, तो मैं वापस इस पे आता हूँ कि इसमें ना कोई रेवेन्यू मॉडल मुझे यहाँ पर आपका लगता है, ना कोई एंट्री फ़ी भी नहीं है। एंट्री फ़ी है, अच्छा, और छोटी सी फ़ी है,
हाँ। इसलिए कि जो लोग वास्तव में इंटरेस्टेड हो जी। वो यहाँ पे आए। Right. 300 रुपये उनकी एंट्री फीस है। Which is स्कूल very किंग्स आते nominal. हैं हाँ। उनको 50% डिस्काउंट है। हाँ। और कोई स्पेशल उनसे परमिशन लेके आता है तो उनको फ्री एंट्री हम देते ही हैं। हाँ। जो लोगों के लिए आते हैं राइट। क्योंकि ज्वेलरी म्यूजियम में इसकी सिक्योरिटी हाँ, इसको I'm देखना sure. वो भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल रेवेन्यू मॉडल नहीं है। हाँ। इसमें खर्चा 50 गुना I'm ज़्यादा sure, होता होगा I'm जितना sure. हाँ, हम इस तो पे वही मैं जानना मिलता चाह है। रहा हूँ कि इसका reason लेकिन क्या है? क्या है उद्देश्य क्या है कि हम सिटी ऑफ जयपुर को क्या दे रहे हैं जिसने हमको सब कुछ दिया है। और ये इतिहास की सारी धरोहर जो आपको चारों तरफ दिख रही है इनको हम कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं। तो जो म्यूजियम बनाने का उद्देश्य था सबसे पहले था प्रिजर्व करना, फिर उसको प्रोटेक्ट करना, फिर उसको प्रमोट करना। तो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंडियन ज्वेलरी, इंडियन आर्ट, इंडियन ज्वेल्ड आर्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा उद्देश्य था। इसके ऊपर अब तक 2 किताबें निकल चुकी हैं। एक हमारा कैटलॉग है, एक जो इसका मैथोलॉजिकल पार्ट है उस पर देवदत्त पटनायक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने किताब निकाली है इसके ऊपर। और अब एक तीसरी किताब द विजन ऑफ आर्केगिया करके उषा बालाकृष्णन जो इंडियन ज्वेलरी की सबसे बड़ी ऑथर है, निज़ाम की किताब भी जिन्होंने लिखी है वो लिख रही हैं इसके ऊपर। मुझे लगता है कि नेक्स्ट लिक फेस्टिवल तक वो भी आ जाएगी। तो वो हम किताबें निकाल रहे हैं जो ग्रेट सोर्स ऑफ रेलिवेंस हैं, नॉलेज है, एजुकेशन है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो सर आप एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक कल्चरल एम्बेसडर और साथ में पब्लिक सर्वेंट भी रहे। सो ये तीनों अलग अलग फील्ड्स के कामों को किस तरह से आपने सिंक्रनाइज किया? तो क्या है कि समाज के प्रति मेरा दायित्व है खाली व्यापार के माध्यम से कारीगरों को की उन्नति करना या जो हमारी पुरानी जो आर्ट ख़त्म हो रही थी मीनाकारी की या जड़ाई की उसको रिवाइव करना। उसके अलावा जनता में जनरली कैसे शिक्षा बढ़े, कैसे सुधारो, उस पर मेरा बड़ा फोकस रहा है। हम लोग एक यहाँ पे जयपुर सिटीजन फोरम में संस्था चलाता हूँ। आपको मालूम होगा कि जयपुर हेरिटेज फेस्टिवल होता था जो बाद में लिटरेचर फेस्टिवल बन गया, उसमें मैं चेयरमैन रहा। और हम लोगों ने एक अंगदान का अभियान शुरू करा, MFGCF मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम। राजस्थान में जितने किडनी, लिवर, हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें हमारा योगदान रहता है। हम काउंसलिंग करते हैं, लोगों को अंगदान के प्रति प्रेरित करते हैं। तो ये सब भूमिकाएं भी आपको निभानी चाहिए। और मुझे मौका मिला कि मैं मेरे ख्याल से एज ए राजनीतिज्ञ सबसे ज़्यादा कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा। मैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, होटल कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, राजस्थान फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन रहा, मुख्यमंत्री जी चेयरमैन थे। उसके बाद मैं राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन रहा, फिल्म सेंसर बोर्ड का 2 टर्म सदस्य रहा शिमला जी के साथ के अंदर, नेहरू युवक केंद्र संगठन नेशनल बॉडी है उसमें रहा, टूरिज्म एडवाइजरी बोर्ड में रहा प्राइम मिनिस्टर की। तो ये इतने ज़्यादा मुझे जो मौके मिले, क्राफ्ट म्यूजियम के बोर्ड में रहा। तो इनसे निश्चित रूप से कोई भी रफ पत्थर भी होता है उसमें जितने फैसेस चालो उतनी चमक आती है। मुझे बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला। और आपने अगर कुछ चीज़ सीखी और उसको अगर आपने अपने साथ रहने वाले लोगों के संग नहीं बांटा तो वो एक होड़ हो जाती है। ये जो ज्वेलरी यहाँ रखी हुई है ये मेरा पर्सनल कलेक्शन में एक किसी बैंक लॉकर में रख दूँ तो ये तो एक होड़ है। और इसको अगर मैंने पब्लिकली डिस्प्ले करा तो ये लोगों के लिए जानकारी का माध्यम है। तो यही आपके ज्ञान के संग होता है। हमेशा यही कहा जाता है हिंदुस्तान में कि सरस्वती जो है वो ज्ञान को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बांटना चाहिए। पहले कहते थे कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर कहते थे कि लक्ष्मी और सरस्वती साथ साथ नहीं रहती। जो शिक्षक होता है, जो ब्राह्मण होता है, जो पढ़ाई जो करता है उस पर लक्ष्मी नहीं आती, और जो वैश्य होता है लक्ष्मी जिस पर होती है उस पर सरस्वती नहीं आती। 21वीं शताब्दी ने पूरी चीज़ बदल दी। जिसके पास सरस्वती है उसके पास ही लक्ष्मी है। तो अगर इसलिए आपको पहले शिक्षा प्राप्त करो फिर आपको लक्ष्मी आएगी। तो ये भी ज्ञान का स्रोत है।
इसके आधार पे इतिहास लिखा जाना चाहिए। ये आपको उस ज़माने की सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति बताता है कि आज से 70 साल पहले 80 साल पहले गुजरात के गांव में कैसी असली पहनते थे, क्यों पहनते थे। उनको मालूम था कि अगर मैं असली पहन के जाऊँगी तो मेरी कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। उनको उसकी हेल्थ के लिए क्या फ़ायदा है ये मालूम है। कान में छेद क्यों कराएंगे, एक्यूपंक्चर की बात बाद में होने लगी, एक्यूप्रेशर की बात होने लगी। ये सब चीज़ में सम्मिलित है। ये तो ज्ञान का भंडार है। इस पर लिखने वाला होना चाहिए, इस पर समझने वाला होना चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ समझने के लिए और बहुत कुछ दुनिया को देने के लिए। जब हम ज़ीरो की गणना दे सके, नवग्रह के बारे में बता सकते हैं हिंदुस्तान के लोग, तो क्यों नहीं ज्वेलरी के माध्यम से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। डेफिनेटली सर, और आपसे आई एम श्योर बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। सो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना जो 4-5 दशक का आपको एक्सपीरियंस है, उसको अगर आने वाली जनरेशन के लिए आपको अपने लाइफ लेसन्स देने हों, तो कोई 3 लाइफ लेसन्स ऐसे अगर आप देना चाहें। पहला लर्निंग, दूसरा अर्निंग, तीसरा रिकर्निंग। लर्निंग अर्निंग रिकर्निंग क्या है? लर्निंग है कि आप जब पैदा होते हो तो अपने परिवार से आपको संस्कार मिलते हैं। आप तहजीब सीखते हो, माता पिता का आदर करना, बड़ों का आदर करना, पड़ोसियों से कैसे मिलना है, रिश्तेदारों से कैसे बातचीत करनी है। तो एक लर्निंग का सबसे पहला साधन है परिवार, और दूसरा साधन है आपके स्कूल। स्कूल जाते हैं, आप शिक्षा ग्रहण करते हो, तो ये तो लर्निंग हुई। अर्निंग भी 2 तरीके की होती है कि जब आप पढ़ाई ख़त्म करते हो तो आप आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हो, आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, मेहनत करते हो, तो मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो। लेकिन साथ साथ आप समाज में कितनी प्रतिष्ठा कमाते हो, वो आपकी उससे भी बड़ी अर्निंग है। तो लर्निंग है, अर्निंग है। अब आपने जो लर्न कर लिया, जो अर्न कर लिया, उसको अपने संग लेके नहीं जा सकते, तो वो रिकर्निंग है। तो जो आपने ज्ञान लिया वो रिटर्न करके जाओ, जो आपने सीखा है, जो आपने कमाया है, वो वापस दे के जाओ। ये जो म्यूज़ियम है ये भी एक रिकर्निंग का पार्ट है। लर्निंग अर्निंग रिकर्निंग, ये दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव टू माय फेवरेट सिटी जयपुर। जयपुर जो मेरी शान है, उसको मैं क्या चीज़ दूँ, जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ, जिसने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, तो उसके लिए ये रिटर्न है। तो ऐसे आपने जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जो आपने कमाया है, आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते। उसको आप वापस समाज को दे के जाओ। जो अस्पताल बना सकते हैं अस्पताल बनाएं, जो कैंसर पेशेंट के काम करते हैं कैंसर पेशेंट के काम कर सकें, जो स्कूल बनाना चाहते हैं स्कूल बनाएं, अनाथ आश्रम बनाएं। जैसे अभी हमने क्रेमिटोरियम बनाया लाल कोठी के अंदर, तो उसमें गैस आधारित क्रेमिटोरियम है। पर्यावरण के प्रति हम लोग बड़े जागरूक हैं, तो लकड़ी नहीं जलाएं, गैस से बनाएं। जब कोरोना हुआ तो मेरे और मेरे दोस्तों ने मिलके जयपुर सिटीजन फोरम ने हमने जयपुर अस्पताल के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया, फिर RUHS में ऑक्सीजन प्लांट लगाया। पूरे कोरोना टाइम में रोज़ सेवा करते थे, वहाँ पे पानी पहुँचाते थे, खाना पहुँचाते थे। तो ये एक निरंतर काम चल रहा है। अब जैसे बातचीत चल रही है, रामगढ़ का बांध है वो ख़त्म हो गया, तो उसको जीवित करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उस मुहिम को शुरू करना चाहता हूँ, करूँगा जल्दी। तो ये सब चीज़ों पे आपको लर्निंग अर्निंग रिकर्निंग आपकी ज़िंदगी का मोटो होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। अब इसी पर्सपेक्टिव में अगर कोई स्मॉल टाउन इंडिविजुअल है, कोई बच्चा है, बच्ची है, जो चाहता है कि मैं बिज़नेस भी करूं और अर्न भी करूं और उसके बाद मैं कोई लेगेसी भी बनाऊं, तो उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन। तो अगर आपके पास बिना मेहनत करे हुए आप कुछ प्राप्त कर लेते हो तो वो स्थायी नहीं होता। जब आप एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे चढ़ते हो तो आपकी इमारत मजबूत होती रहती है। एक नींव का पत्थर रखा, उसके ऊपर आपने ईंटें रखी, मजबूत पत्थर रखे, तो कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है। विजन होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए। एक सपने की तरह है, चित्रकार की तरह खाली कैनवस है, उसके ऊपर आप पहले पेंसिल से ड्राइंग बनाते हो, फिर आप उसके ऊपर रंग भरते हो। जब चित्र बन जाता है तो चित्रकार तो खुश होता है, जो देखते हैं वो भी खुश होते हैं। तो ऐसे ही आपका जीवन है। आपके पास अगर एक विजन है तो उसके लिए एक पहले ड्राइंग बनाओ,
उसमें खुद रंग भरो और फिर उससे प्रसन्नचित हो। तो दूरदर्शी होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए। डेडिकेशन, पैशन नहीं होगा तो आप वो प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप आधे में छोड़ के ख़त्म हो जाओगे। क्योंकि जो गिरते हैं वही घुड़सवार होते हैं, शहसवार होते हैं। तो अगर आप चैलेंज को अपॉर्चुनिटी नहीं बनाओगे, मेरे को ज़िंदगी में जब भी चैलेंज मिले, मैं उससे ज़्यादा जैसे सोना कुंदन बन के निकलता है आग में से, वैसे ही मैं आगे निकला। एक बॉल को उठा के आप दीवार पर मारो, जितनी तेज़ी से मारोगे उतनी तेज़ी रिबाउंड होगी। तो आपको चुनौतियों को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना, ये सीखना आना चाहिए। और ये सब चीज़ें आप प्राप्त नहीं कर सकते अगर आपने ज़िंदगी में अनुशासन नहीं है। तो अनुशासन आप ऐसा करो, डिसिप्लिन की आपकी लाइफ हो, तभी मैं एक कल्चरल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह या बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर सकता हूँ। कि अगर मैं अपने समय को नहीं करूँ और बच्चों को ध्यान नहीं दूँ, परिवार के प्रति ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को ध्यान देना, उनको सुसंस्कृत करना, वो भी ज़रूरी है। थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अनुशासन से सब कुछ पॉसिबल है। और सबसे बड़ी जो नसीहत है वो ये है कि मेहनत खामोशी से करो और सफलता शोर मचा दे। बहुत बढ़िया सर। तो सर ये अब सिर्फ भूतकाल की बात नहीं है, बल्कि एक भविष्य का बीज भी है। तो ये कौन सी ऐसी विरासतें आपको और लगता है भारत देश में हैं जिनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है? हमारे यहाँ तो जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है, और उनको चाहते हुए भी सरकार उन पर काम नहीं कर पाई है। अमानेरी देख लो आप, स्कैपवेल, सारे पत्थर टूटे मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। बाड़मेर में किराड़ू का मंदिर गया था, मैं वही बताने वाला था सर। मेरी पोस्टिंग रही बाड़मेर में, रामसर में। वहाँ पर 1000 साल से ज़्यादा पुराने मंदिर के किराड़ू के मंदिर है, मैं अवशेष देख के हैं। आया। हाँ, और वो ऐसे पड़े हुए, बिखरे हुए थे, बिखरे हुए हैं। हाँ, आई वॉज शॉक्ड। तो अगर हम अपनी धरोहर पर गर्व करना नहीं सीखेंगे, हाँ, तो वो देश महान कैसे बनेगा। आज आप रोम जाते हो, आप ग्रीस जाते हो, आप इटली जाते हो देखने के लिए, पुरानी धरोहर देखने के लिए जाते हो। हमारे जयपुर का पुराना शहर है। हम मैं चेयरमैन आके किसी सामने चाहते थे कि इसको विरासत का एक हेरिटेज सिटी का दर्जा मिले। 20 साल बाद अब इसको यूनेस्को ने दर्जा दिया है। तो अगर उसको हम सुंदर नहीं रखेंगे, अगर हम उसको गुलाबी नगर रंग बरकरार नहीं रखेंगे, गलियाँ साफ नहीं रखेंगे, तो शहर यहाँ पे आपकी 20 मंजिल की इमारत देखने नहीं आता। वो 100 मंजिल की एम्पायर इसकी एक बिल्डिंग वहाँ पे है न्यूयॉर्क के अंदर, वो आपको पुरानी धरोहर देखने आता है, पुराना शहर देखने आता है। जब तक हम उसको साफ नहीं रखेंगे, वहाँ पे पतंग बनाने वाला, वहाँ पे फीनी बनाने वाला, वहाँ पे घेवर बनाने वाला, जो ट्रेडिशनल यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, यहाँ की पुरानी तमाशा शैली है, वो लोग इस पर गर्व नहीं करेंगे। और घेवर बनाने वाला नीचे गंदी नाली पर बैठ के घेवर बनाएगा तो काम नहीं चलेगा। तो ये सिविक सेंस आना, ये जिम्मेदारी लेना, हमारे खुद की जो पुरानी धरोहर उन पर गर्व करना, जिसको देखने के लिए दुनिया का पर्यटक यहाँ पे आता है, विदेशी और देशी सैलानी यहाँ पे आते हैं, उनको धरोहर को तो हमको रखना ही पड़ेगा। लेकिन कैंजिबल के और इनकैंजिबल दोनों हेरिटेज को बचा के रखना ज़रूरी है। अगर कोई रज़ाई बनाने का काम करता है, कोई ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करता है, कोई जूतियाँ बनाने का काम करता है, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको नई तकनीक मिलनी चाहिए, उनको मार्केटिंग मिलनी चाहिए। हमारी सबसे जो कमजोरी वो है, हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना नहीं जानते, उसकी पैकेजिंग करना नहीं जानते। वी शुड नो कि हमको कैसे इसको बेचना है, ना कि एक कमोडिटी की तरह बल्कि एक आर्ट की तरह। तो तब हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप वैल्यूबल फॉरेन करेंसी भी अर्न करोगे जो देश को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जब विदेशी मुद्रा कमाएंगे तभी हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर पाएंगे जो देश को ज़रूरी हैं। तो ये सब कुछ हिंदुस्तान में संभव है। ये समय लगेगा, शुरुआत हुई है, लेकिन मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो अपने महत्व को समझेगी। और टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए हैं, आज AI का ज़माना है और हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है। उसको उपयोग करके आप हिंदुस्तान की, हमारे लोकल प्रोडक्ट की, हमारी धरोहर की, हमारी विरासत की, हमारे फोक म्यूज़िक की, हमारी फोक आर्ट की, हम कैसे उसको दुनिया के अंदर पॉपुलर कर सकते हैं, वो सीखना आना चाहिए।
बहुत बढ़िया सर। अब ये बताएं सर कि जैसे आम्रपाली की हमने बात की, तो इसका फ्यूचर अब आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप इसको एक्चुअली ऑलरेडी इतनी ऊंचाइयों पर ले आए हैं कि अब आगे क्या बचता है? फ्यूचर तो ये है कि हिंदुस्तान की हर औरत के पास या जो पुरुष पहनते हैं ज्वेलरी, उनके पास एक आम्रपाली का पीस होना चाहिए। तो उनको लगना चाहिए कि हम नेशनल ज्वेलर हैं, हम वो ज्वेलर हैं जो हिंदुस्तान की आत्मा को जिंदा रखते हैं, और हम ऐसी चीज़ें बनाते रहें, लोगों को हमको ऐसे प्यार मिलता रहे, तो बढ़ाना है। उसका सबसे बड़ा काम ये होगा कि आज मेरे पास 1500 से 2000 लोग काम करते हैं, तो 1500 2000 परिवार का खर्चा चलता है, उनका रोटी कपड़ा मकान चलता है, बच्चों को एजुकेशन मिलती है। मेरे यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए हमारे डॉक्टर रेगुलर जाते हैं, एवरी डे जाते हैं। वहाँ पे एक डिस्पेंसरी की तरह काम होता है, जो उनको देखते हैं, उनकी जांचें होती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि खुशहाल भारत बने और जो हमारी जो कला है वो आगे बढ़े। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जब होगा कि जब लोग बाहर से आएंगे यहाँ पे। मुझे एक दिन आश्चर्य हुआ जब मैं 5 बत्ती पर अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, एक सज्जन आए, जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थे, उन्होंने आके कहा कि आई एम कैल्विन क्लाइन। तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। तो मैंने एक दिन पहले पढ़ा था कि शायद वो हिंदुस्तान आने वाले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा जो नेक्स्ट कलेक्शन है, पुरानी बात होगी 15 साल पहले की, वो मैं हिंदुस्तान से इंस्पायर होकर बनाना चाहता हूँ। आम्रपाली के पास जो आपके पास टेक्सटाइल कलेक्शन है उसको देखना चाहता हूँ। तो जब आप इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं, इस तरह के काम करते हैं, दुनिया को प्रेरित करते हैं, वो एक जज्बा, वो एक आपके अंदर एक तमन्ना होनी चाहिए कि हम अपने को दुनिया के सामने प्रूव कर सकें। तो ये मेरा सब नौजवानों को यही मेरी तरफ से संदेश है कि वो हर बार देश को खुद तो ग्रेट बनाए, खुद एक्सीलेंस की तरफ बढ़े, जो भी कर सकते हैं। जी सर, सेलिब्रिटीज़ की जब बात करते हैं, जैसे हम पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, आपने भी बताया कि आम्रपाली और सेलिब्रिटीज़ का बड़ा क्लोज कनेक्शन रहा है। स्टार्टिंग से ही बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने इसको एंडोर्स भी किया है और अदरवाइज़ भी उन्होंने बहुत पसंद किया है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा एपिसोड जो आपके लिए भी बड़ा मोटिवेटिंग रहा हो और जिसको आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैं स्पेन में था और उससे पहले जो 2 अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे मेरे व्यापार के कैंप के अंदर, वो क्लिंटन साहब आए थे, ओबामा जी आए थे। उनके लिए हमको कुछ चीज़ें बनाने का मौका मिला था। जब ट्रंप साहब का आने का प्रोग्राम था तो हमको किसी ने अप्रोच नहीं करा। जब ओबामा आए थे, हम लोगों ने इनके लिए स्पेशल डिस्प्ले करा बॉम्बे के अंदर भी, कि वो देखना चाहते थे। हमको एम्बेसी ने अप्रोच करा कि आप स्पेशल डिस्प्ले करो, देखना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि इस बार हमसे कोई किसी ने खरीद नहीं करी है। लेकिन मैं सो के जब उठा वहाँ पे होटल में स्पेन के अंदर, बार्सिलोना में था, तो मेरे मोबाइल पे 300 व्हाट्सएप मैसेज थे। तो मैंने देखा तो लोगों ने कांग्रेचुलेशन कर रखी थी कि वो मिलेनिया ट्रंप आम्रपाली की ज्वेलरी पहने हुए हैं। तो हमको मालूम पड़ा कि उनकी स्टाइलिस्ट 20 दिन पहले आके ऑलरेडी सोर्स करके लेके जा चुकी थी कि जब वो हिंदुस्तान आएंगे तो इंडियन ज्वेलर की ज्वेलरी पहनेंगे, और उनको कहा गया होगा कि आप आम्रपाली की ज्वेलरी लेके आओ। तो इससे बड़ा आपको अचीवमेंट की क्या प्राउड मोमेंट हो सकता है, बात हो सकती है। तो इस तरीके के सैकड़ों इंसिडेंट के, लेकिन ये एक उदाहरण है। ट्रंप साहब तब भी राष्ट्रपति थे, अब दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं, एंड शी इज़ द फर्स्ट लेडी अगेन। ज़बरदस्त सर। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या चाहेंगे कि दुनिया आपको किस तरह याद करे, क्योंकि आप ना सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि आपने एक लेगेसी भी अपनी बनाई है। तो दुनिया आपको किस तरह से याद करे? देखो, मानव जाति में तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो वो महत्वपूर्ण है। जनता ये बोलनी चाहिए आपके पीछे से भी कि ये अच्छे इंसान हैं, सहृदय हैं, किसी संग धोखा नहीं करते। और अगर आप ये छाप छोड़ के जा सके तो मेरे ख्याल से आप अपने परिवार को इससे बड़ी कोई चीज़ दे नहीं दे सकते। मैंने आपको बताया ना कि जो आपको समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा, जो इज्जत है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपने ख़ास तौर पे बातें बताई कि हाउ द थ्री थिंग्स दैट इज़ लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम समाज को वापस दें जो आप दे रहे हैं। और मैं तो मानता हूँ कि इतने सालों जो भी आपने बिजनेस भी किया है दैट हैज़ बीन अ सर्विस, बिकॉज उसके थ्रू कितने लोगों का भला भी हुआ है। और एक रिकग्निशन ना सिर्फ जयपुर को बल्कि हिंदुस्तान को मिला, हिंदुस्तान के कल्चर, हिंदुस्तान की आर्ट को आपने पहुंचाया विदेशों में। सो इट वाज ग्रेट लर्निंग। ये लेगेसी एपिसोड का एक, मैं मानता हूं कि एक सक्सेसफुल एपिसोड है जिसमें आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत सीखने वाली चीज़ें इस 1 घंटे के एपिसोड में मिलेंगी उनको, एंड बहुत लोगों की लाइफ बदलने की इन बातों में क्षमता है। आई एम प्रीटी श्योर पीपल विल यूज़ दिस टू मेक देयर लाइव्स बेटर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू, शुक्रिया।